Hello everyone. From today onwards, we are going to discuss one of the most important chapter of M. Lakshmikant, that is chapter number 8, Fundamental Rights. Okay. So we will see all the provisions which is mentioned in Lakshmikant, and I will also include the other provisions which is not mentioned in Lakshmikant. Okay. If you want a better understanding and if you once goes through these chapters through this video, I am assuring one thing is that you have no need of any other resources to complete this chapter. Okay, let's focus this chapter. So if we talk about the fundamental rights, so fundamental rights basically mentioned under part 3 of the Indian constitutions from article 12 to 35. Okay, and which country is the inspiration behind our fundamental rights? So basically USA is the inspirations of fundamental rights which is aided in our constitutions. Okay, and it is basically inspired by the American Bill of Rights. अब ये जो पार्ट 3 है ना, उसे मैग्ना कार्टा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन है ना, वो जस्टिसेबल्स हैं। अच्छा, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि राइट कितने टाइप के मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 3 टाइप के राइट मेंशन हैं। कौन कौन से? अब इसमें तो हो गए एक फंडामेंटल राइट्स, ठीक, दूसरे हो गए स्टैट्यूटरी राइट्स जिन्हें कुछ लॉ बना के दिया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, और तीसरे हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जैसे लाइक राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, सो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, अब अगर बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स होता है ना, वो सभी पर्सन्स को दिए जाते हैं विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशंस के। ठीक, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना, वो किसके द्वारा प्रमोट होती है? तो वो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करता है लोगों के। ठीक है, वहीं इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स की बात करें तो DPSP, ठीक है, उससे डील करता है। अब ये कहीं ना कि जैसे कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, तो हो सकता है ना कि गवर्नमेंट के पास इतना पावर हो जाए, ठीक है, वो एक अथॉरिटेरियन टाइप के हो जाए, डिस्पोटिक रूल जैसे बोलेंगे, कि वो कहीं ना कहीं लोगों के राइट को छीनने लगे। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये इस जो डिस्पोटिक रूल है ना इन गवर्नमेंट के, उन पे कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। ठीक है, उनको ये चीज़ बताते हैं कि नहीं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो इंडिविजुअल को मिले हुए हैं, आप उन्हें वायलेट नहीं कर सकते, आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो स्टेट का इन्वेजन है ना लोगों के राइट पे, तो उस पर कहीं ना कहीं ये एक रोक लगाता है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब फंडामेंटल राइट्स, एक क्वेश्चन उठता है ना कि फंडामेंटल राइट्स ही से क्यों बोलते हैं। ठीक, तो बेसिकली इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डायरेक्टली इसे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉ होता है ना किसी कंट्री का। ठीक है, अगर हम अपनी कंट्री का कोई लॉ बोलें तो सबसे फंडामेंटल लॉ कौन सा होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, और उसमें मेंशन होने की वजह से डायरेक्टली इसे फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। अच्छा, फंडामेंटल का मीनिंग आप एक दूसरी सेंस में भी निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, मतलब बहुत जो मौलिक राइट्स हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार हैं, मतलब जो बहुत ज़रूरी है कि किसी आदमी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल कहा जाता है। फंडामेंटल मतलब ये बहुत नेसेसरी से हैं। ठीक है, इनके बिना किसी आदमी का ऑलराउंड डेवलपमेंट हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, अब अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें ना, तो 7 टाइप के फंडामेंटल राइट्स मेंशन थे। जैसे अगर राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो आर्टिकल 14 to 18 में मेंशन था। ठीक, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन तो आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 and 30, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। ओके, अब यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें ना, तो राइट टू प्रॉपर्टी इनिशियली फंडामेंटल राइट्स था।
ठीक। बट इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको अंडर आर्टिकल 300A के अंदर रख दिया गया, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक लीगल राइट्स की तरह अब ट्रीट किया जाता है, ना कि फंडामेंटल राइट्स की तरह। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक। इसे आप ध्यान रखिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 के अंदर आता था, उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अंडर आर्टिकल 300A के अंदर प्लेस्ड कर दिया गया, और जिससे कि इसका स्टेटस लीगल राइट्स का हो गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, भूलना मना है, ठीक। अच्छा, अब फंडामेंटल राइट्स जो गारंटीड, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है ना, उसे कई तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, ठीक। अब देखो, एक हिसाब से पहले टाइप का देखें ना, तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल सिटीजन्स को ही मिलते हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं, ठीक। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स के लिए दोनों को मिलते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं ना, थोड़ा सा एक बार इसे थोड़ा इसका ग्लैंस लेते हैं, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी की बात करें, आर्टिकल 14 to 18 में मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 बोलता है, ठीक है, इस चीज़ को। अच्छा, अभी हम ऐसे इंडिविजुअली देख ले रहे हैं एक बार सरसरी निगाह से, उसके बाद हम अच्छे से एक एक आर्टिकल को अच्छे से डिकोड करेंगे, ओके। सो अभी बस ऐसे देख लेते हैं हम, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। abolition of untouchability and prohibition of its practices, article 17, and abolition of title except military and academic, article 18। so ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 14 to 18। वैसे राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन कौन से आ गए, तो आर्टिकल 9 के अंदर कुछ 6 टाइप के राइट्स मेंशन है, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, असेंबली हो गया, एसोसिएशंस हो गया, मूवमेंट हो गया, रेजिडेंट हो गया, एंड प्रोफेशंस हो गए। ये आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अंडर आर्टिकल 20 मेंशन है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अंडर आर्टिकल 21 मेंशन है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21 के अंदर है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल 22 के अंदर मेंशन है, ओके। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है, आर्टिकल 23 to 24, ठीक है। अब इसके अंदर आर्टिकल 23 क्या बोलता है, तो ये कहीं ना कहीं जो फोर्स लेबर है ना, उसको प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 24 जो चिल्ड्रन है ना, उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है किसी हजार्डस फैक्ट्री एक्सेट्रा में, ठीक। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 में मेंशन है। आर्टिकल 25 तो ये बोलता है कि फ्रीडम ऑफ कंसर्न, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन्स, ठीक। आर्टिकल 26 की कोई भी मतलब जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, उसको अपना रिलीजियस अफेयर्स मेंटेन करने का फ्रीडम है। आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि भाई आप किसी पर्सन्स को ना ऐसा कंपलसरी नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप टैक्स दो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन को लेके। उसके बाद किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करना है या नहीं, वो आर्टिकल 28 में मेंशन है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट की बात करें तो आर्टिकल 29, 30 में मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 29 बात करता है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को लेके, ठीक है। जो माइनॉरिटीज़ है ना, तो उनके लैंग्वेज, अब देखो यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है ना, वो केवल रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, इसमें रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों इंक्लूड है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, अंडर आर्टिकल 29 बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 30 है, तो राइट टू माइनॉरिटी स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 32, ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है कि मतलब अगर किसी पर्सन का, ठीक, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट उस फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए डिफरेंट टाइप के रिट इशू करती है, जैसे कि हैबियस कॉर्पस हो गए, मैंडमस हो गए, प्रोहिबिजन हो गए, सर्चुरी हो गए, क्यू वारंटोज हो गए, ठीक है। अंडर आर्टिकल 32 दिस 5 टाइप ऑफ रिट्स मेंशंस विच यू हैव नीड टू रिमेंबर, ओके। and in later on we will also see this writs in very detailed manner
on who is comes under this type of writs. Basically these different type of writs have their different area of jurisdictions, okay, and it is basically applied on different kind of institutions, persons, okay. So we will also see this thing. So we were discussing some are अवेलेबल टू द सिटीजन्स, जो हमने पहला देखा था ना कि एक तरह से डिफरेंस कैसे करें इन फंडामेंटल राइट्स के बीच, ठीक है। तो इनके डिफरेंट क्राइटेरिया है, जैसे कि एक तो केवल सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, कुछ सिटीजन्स एंड फॉरेनर दोनों को अप्लाई हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल जो दूसरा टाइप का डिफरेंस है ना कि कुछ जो है ना, हाँ, अब दूसरा आप ध्यान रखने की चीज़ ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी भी कंडीशन में छीने नहीं जा सकते। जैसे नेशनल इमरजेंसी वगैरह होती है ना, तो उस टाइम आर्टिकल 19 हो गया, ठीक है, 20 to 21 को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारे जो राइट्स हैं उससे नेशनल इमरजेंसी एक्सेट्रा के टाइम पे, ठीक है, अगर एक्सटर्नल वॉर एंड एग्रेशन के बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उस टाइम आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर सारे राइट छीने जा सकते हैं। तो हम इसे ये नहीं बोल सकते कि ये एब्सोल्यूट हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएंगे आपके ये राइट्स, ये जाएंगे, ये क्वालिफाइड हैं, ठीक है। अच्छा, इन पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि इफ़ यू हैव गिवन अ राइट टू फ्रीडम, ठीक है, दैट डजंट मीन कि आप दूसरे की फ्रीडम छीन लेंगे, ठीक है। आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे। राइट टू स्पीच का अगर आपको है तो आप दूसरे को बोलने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब राइट टू मूवमेंट का है तो ऐसा नहीं कि आप किसी के घर में जाके, राइट टू रिसाइड का है तो सेटल होने का है तो आप किसी के भी घर में जाके रहने लगेंगे, ठीक है। आपको अपने ये राइट जो है ना कुछ ऐसे मतलब इस तरह यूज करना है ताकि ये किसी दूसरे के राइट्स को अफेक्ट ना करे, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक तरह से एक बैलेंस बनाते हैं, जो इंडिविजुअल्स को राइट दिए गए हैं और जो सोसाइटी के पास राइट है, ठीक। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और ये जो सारे हैं ना, ये जो स्टेट के आर्बिट्री एक्शन है, मतलब स्टेट कोई भी हैफाजट्स मैनर में कोई भी एक्शन लेता है ना तो उसके खिलाफ तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इनमें ऐसे भी हैं ना जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी हैं। मतलब कुल मिला के ये स्टेट अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है पीपल्स के साथ में या उनके फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करता है तो उनके लिए तो ये सारे राइट हैं ही उनके अगेंस्ट में। बट अगर कुछ राइट ऐसे भी है ना जो कोई अगर इंडिविजुअल आपके फंडामेंटल राइट्स को ले रहा है तो उनके अगेंस्ट भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ जो है इनमें निगेटिव कैरेक्टर के, निगेटिव कैरेक्टर के इसलिए क्योंकि ये स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को करने से रोक लगाते हैं, ठीक है, कि स्टेट आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे। तो जो नहीं करेंगे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उन्हें निगेटिव फंडामेंटल राइट की तरह लिया जाता है। कुछ चीज़ों में, ठीक है, स्टेट को प्रमोट करते हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि आप ये करें, जैसे कि जो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 वाले, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि ये जो स्टेट है उसको कुछ फ्रीडम देते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इन्हें पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का क्या मतलब है कि अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो वो कोर्ट्स में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगह पे जा सकता है, इवन वो सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली जा सकता है। बट एक्सपेक्टेड यही होता है कि अगर आपके पास एक हायरार्की है कोर्ट की तो आप हाई कोर्ट में पहले जाएं, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद, ठीक, तो अभी हमने देख लिया ये कि डायरेक्टली जा सकता है। अच्छा, ये नॉट सेक्रोसेंक्ट और परमानेंट, मतलब ये परमानेंट नहीं है। जो पार्लियामेंट है इन्हें कर्टेल या रिपील कर सकती है बट ओनली थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ना। मतलब अगर देखो ये सेक्रोसेंक्ट नहीं है, परमानेंट नहीं है, अगर इससे जो पार्लियामेंट चाहे ना तो इस पर कुछ इन्हें हटा भी सकती है कुछ को, ठीक है, कुछ को रिपील भी कर सकती है। आपको याद होगा केशवानंद भारती की 1973 में बोला था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के किसी भी और चीज़ों को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में अमेंड करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही किया जा पाएगा, ठीक है। जो आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन ना उसी के थ्रू किया जाएगा, ऑर्डिनरी एक्ट के थ्रू इनमें चेंज नहीं किया जा सकते हैं,
अब हम देखते हैं कि हाँ, 8th वाला देखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम ये डिफरेंस देखेंगे कि कौन कौन से जो सिटीजन्स के लिए केवल हैं, फिर कौन कौन से केवल फॉरेनर्स, जो फॉरेनर के लिए नहीं हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे। अब 8th वाला पहले हम देख लेते हैं। हाँ, अब नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा था ना, तो आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के सारे और राइट्स आपके कर्टेल किए जा सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब अगर एक्सटर्नल मतलब वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे है ना, तो आपका आर्टिकल 19 तो तुरंत सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली ही, ठीक है। लेकिन जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक, तो वो सस्पेंड होने के लिए प्रेसिडेंट स्पेशली उसको अपने उसको प्रेसिडेंट को अपने उसमें मेंशन करना होगा, ठीक है। जैसे एक प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाने से पहले प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है ना, तो फिर उसको अपने डिक्लेरेशन में ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि आपके ये राइट कर्टेल किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल 19 है ना, तो ऐसा नहीं कि नेशनल इमरजेंसी किसी बेसिस पर डिक्लेयर हुई है तो ये कर्टेल हो जाएगा। केवल जब ये एक्सटर्नल इमरजेंसी के बेसिस पे जब ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी, ठीक है, वॉर या फिर एग्रेशन के बेसिस पे, तभी जो आर्टिकल 19 है आपका सस्पेंड होगा, ठीक। अब जो अच्छा, अभी जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इनके स्कोप को कुछ आर्टिकल है ना जो फंडामेंटल राइट्स में ही प्रेजेंट है, जो इनके स्कोप को कहीं ना कहीं कम करते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 31A को देखें, तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स पे एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है। जैसे अगर कुछ ला है ना जो स्टेट के एक्विजिशंस को लेके हैं, और जैसे आर्टिकल 31 में है ना कि हाँ, जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला था जो आर्टिकल 31 के अंदर, तो अभी वो लीगल राइट हो गया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स अब रह नहीं गया, तो जो पार्लियामेंट है ना वो कर्टेल भी कर सकती है आपकी स्टेट्स को, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको ले सकती है, ठीक। तो कुछ ऐसे ला अगर इस चीज़ को कि मतलब पार्लियामेंट आपकी प्रॉपर्टी को ले, अगर वो बनाती है ना पार्लियामेंट, तो उसे फंडामेंटल राइट के बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। वैसे आर्टिकल 31B है, ठीक है। जैसे ये क्या बात करता है कि कुछ एक्ट एंड रेगुलेशन जो 9th शेड्यूल के अंदर है ना, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप है उसको लिमिटेड करती हैं, ठीक है। वैसे आर्टिकल 31C की बात करें तो ये बेसिकली कुछ ऐसे कुछ ऐसे DPSP है ना जिनको जो आर्टिकल 14 एंड 19 है ना, ठीक, जैसे जो DPSP मेंशन है ना अंडर आर्टिकल 38B एंड C के अंदर, ठीक है, उनको प्राइमेसी दी गई है ओवर द आर्टिकल 14 एंड 19, ठीक है। तो ये बात है कि कुछ DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उन्हें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुप्रीम मानते हैं। तो यहाँ पे भी अगर वो उस DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका फंडामेंटल राइट्स जो स्पेसिफिकली मेंशन है अंडर आर्टिकल 14 19, अगर वो वायलेट होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप है ना उस पर एक लिमिटेशन है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ये फंडामेंटल राइट्स का एप्लीकेशन अगर जैसे आर्म फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है, एनालॉगस सर्विसेज है, ठीक है। तो अब देखो ये गवर्नमेंट के सर्विस में है, ठीक है, तो इनको सारे फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने को नहीं मिलते हैं। अब क्यों ऐसा है, क्यों इनको सारे फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने को नहीं मिलते हैं? इसके पीछे रीज़न ये है ना कि एक ऑफिशियल सेक्रेसी होती है, ठीक है, उसको मेंटेन रखने के लिए। अच्छा, अब किसी को राइट टू फ्रीडम दे दिया जाए अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को, ठीक है, उसका कोई भी मेंबर अंदर के जो प्लान है उसे लीक कर सकता है, बिकॉज दे हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। सो ये चीज़ ना हो पाए इसलिए कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो जो आर्म फोर्सेस के इंटेलिजेंस एजेंसी हो गए, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, ठीक, जो काफ़ी सेक्रेट मतलब काफ़ी सेक्रेसी के साथ ट्रीट की जाती हैं, ये ऑफिसर्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके जो मेंबर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने पे। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अच्छा, किसी एरिया में मार्शल लॉ अगर इन्फोर्स होता है, मार्शल लॉ का आप मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पे जो सिविल
रूल है ना। जैसे अभी क्या है, अभी हमारे यहाँ एमपी वगैरह होते हैं, किसी एरिया में पुलिस होती है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लेकिन उस एरिया में कुछ इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाए तो वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, ठीक है, वो मिलिट्री के कंट्रोल में आ जाता है, तो उसे ही मार्शल रूल बोलते हैं, ठीक है। ये अंडर आर्टिकल 34 मेंशन है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे मार्शल लॉ एप्लीकेशन में है वहाँ आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाते हैं, मतलब उस पर पार्लियामेंट को उससे कुछ लेना देना नहीं, अगर वो वायलेट हुए, ठीक है, तो आप कोर्ट जाके सीधे उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। बल्कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं ना कि उन्हें इन्फोर्स कराने के लिए पार्लियामेंट अपने साइड से कुछ एक्ट पास करेगी, ठीक है। जैसे कि SC/ST एक्ट हो गया, ठीक है, सिविल, हाँ, तो SC/ST एक्ट हो गया, ठीक है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15 है ना, तो ये जो बेसिकली शेड्यूल कास्ट के पीपल्स हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली नहीं, इसके लिए जो पार्लियामेंट है ना उसने कानून पारित किया था कि SC/ST, ठीक है, प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट इनिशियली था, फिर लेटर ऑन अमेंड करते करते लास्ट में SC/ST एक्ट बना, ठीक है। उसे भी हम लेटर ऑन देखेंगे अच्छे से, ठीक। अब हम आर्टिकल शुरू करते हैं, मतलब 1 बाय 1 हर एक आर्टिकल को डिकोड करने की, मतलब उनको अच्छे से, हर एक आर्टिकल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब आर्टिकल 20 और आर्टिकल 12 जो है, ठीक है, तो आर्टिकल 12 में बेसिकली स्टेट के डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब इसमें स्टेट किन किन जो इंस्टीट्यूशन उन्हें स्टेट कंसीडर किया जाएगा, तो जो गवर्नमेंट है, मतलब एग्जीक्यूटिव है, जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्हें अंडर स्टेट कंसीडर किया जाएगा। उसी तरह से जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग हैं, बेसिकली जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको भी स्टेट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है। उसी तरह जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जैसे म्यूनिसिपलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, तो ये लोकल अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। और भी दूसरी अथॉरिटी जिन्हें किसी कानून के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, या कुछ जो जिन्हें किसी कानून के द्वारा नहीं बनाया गया वो भी, ठीक है, जैसे LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा, मतलब ये लोग भी कहीं ना कहीं स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आती हैं, ठीक। तो ये सारी जो एजेंसीज ऊपर हमने पढ़ा ना, अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती हैं तो एग्रीड पर्सन चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, ठीक है, ये ध्यान आप रखिएगा। अच्छा, कुछ प्राइवेट बॉडी भी हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं स्टेट के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती हैं, ठीक है, मतलब उनका दायरा इतना बड़ा है, ठीक, कि उनको स्टेट से, वो प्राइवेट बॉडी तो हैं लेकिन उनका जो जुडिक्शन है, उनका जो है ना, ठीक है, उनका जो वर्किंग है वो पब्लिक को एट लार्ज मतलब इम्पैक्ट करता है, ठीक। तो उनको भी स्टेट की कैटेगरी में रखा जा सकता है। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्टेट की जो डेफिनेशन है ना, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करती है। वो चाहे तो कुछ बॉडीज़ को, जो प्राइवेट बॉडी हैं, उनको भी वो स्टेट कंसीडर कर सकता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखने की बात है। अब उसके बाद हमारा जाता है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 किससे डील करता है, ठीक है, कि अगर कोई लॉ बनता है, ठीक है, और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, या कुछ लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस बनने से पहले थे, कुछ कस्टम वगैरह थे, ठीक है, तो वो भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, ठीक। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एग्जिस्ट करते थे, या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कुछ बनाए गए हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा कि केवल वही नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब कमेंस हुआ है उसके बाद जो वायलेट करेंगे वही होंगे, जो उससे पहले भी थे और अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद वो
किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स के इफेक्ट में आने के बाद जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, ठीक है, उनको भी चैलेंज किया जा सकता है कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, इस वजह से उन्हें भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉज आते हैं ना, उनको एक बार देखते हैं। जैसे कि कुछ परमानेंट लॉ हो गए जिन्हें पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर इनेक्ट करती है। ठीक, कुछ टेम्प्रेरी लॉ हो गए, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है इमरजेंसी सिचुएशंस में, या फिर गवर्नर हो गया स्टेट का, वो भी इशू करता है जब। ठीक, तो उस कंडीशन में भी मतलब जो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ है ना, उसका एम्बिट हम देख रहे हैं। ठीक है, कि वो किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो हमने देखा परमानेंट लॉज, टेम्प्रेरी लॉ, ऑर्डिनेंस वगैरह हो गए, स्टेचुटरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जो डेलीगेट लेजिस्लेशन होता है ना, जैसे एग्जीक्यूटिव कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को कुछ अपने लॉज डेलीगेट करती है कि भाई आप इसको इन्फोर्स कीजिए, बिकॉज एग्जीक्यूटिव एक लिमिटेड है ना, एग्जीक्यूटिव हर चीज़ को कंट्री के हर एक कोने में सारी चीज़ों को नहीं देख सकता, तो वो क्या करता है, अपना जो लेजिस्लेशन है ना वो डेलीगेट कर देता है। बेसिकली एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन की बात करें, ठीक, जैसे लॉ, रूल, ऑर्डर, रेगुलेशन एक्सेट्रा हो गए। ठीक है, तो ये भी अंडर आर्टिकल 13 आ जाते हैं। अगर ये भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे तो ये भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए जा सकते हैं। ठीक, अब कुछ जो लेजिस्लेचर के द्वारा कुछ लॉ नहीं बनाए गए, जैसे कस्टम, अभी हमने बात की ना, कस्टम हो गए। ठीक है, तो कस्टम एक्सेट्रा जो है ना, वो भी अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो तो वो भी नल एंड वॉइड होंगे। ठीक, तो इसको भी ध्यान। अब मतलब मान लो कि किसी आदमी की बलि दी जाती हो किसी जगह पे, ठीक है, वो उनका कस्टम है, बट उस आदमी के फंडामेंटल राइट्स को तो वायलेट कर रहा है ना। ठीक, तो उसको लेके भी चैलेंज किया जा सकता है। ओके, सो इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि जो जो आर्टिकल 13 के अंदर ना लॉज है ना, उनको भी लेके काफ़ी डिबेट रहा है। ठीक है, कि जो इनमें लॉज है ना वो कौन कौन से हैं, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है, ठीक है, या जो जो सिंपल लेजिस्लेशन पास होता है वो हो गए। ठीक, तो इसको भी लेके काफ़ी विवाद रहा है। तो यहाँ पे कुछ जुरिडिक्शंस, मतलब इस लक्ष्मीकांत में तो सीधे नहीं मेंशन है, ठीक है, तो लेटर ऑन मेंशन होंगे, बट हम इसको यहीं पे डील कर लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान से जो मैं चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है, ठीक है, ना मैंने यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, अच्छे से। अब सबसे पहला जो केस हुआ था ना, कि जो लॉस मेंशन है ना, जो लॉ टर्म मेंशन है आर्टिकल 13, वो कौन कौन से लॉ हैं, तो चंपकम दोराय रंजन केस हुआ 1951 में। ठीक, वहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो टर्म लॉ जो मेंशन है ना अंडर आर्टिकल 13, ये केवल ऑर्डिनरी लॉ को ही इंक्लूड्स करता है। ठीक है, मतलब जो लॉ का अर्थ है अंडर आर्टिकल 13 वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना अंडर आर्टिकल 368 उसे इंक्लूड नहीं करता। ओके, इसी चंपकम दोराय रंजन केस में ये भी कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना उनको डीपीएसपी ओवरराइड नहीं कर सकती, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको प्राइमेसी दी गई ओवर डीपीएसपी। ठीक, अब इसी चंपकम दोराय रंजन केस होने के बाद ना कुछ डेवलपमेंट हुए, उससे भी हम देखते हैं। ठीक है, अब जो ये जजमेंट दिया तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट होगी वो बहुत खुश नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है ना उसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास किया। इसने अंडर आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट किया। इसने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऐड किया। इसने आर्टिकल 31A भी ऐड किया, 31B भी ऐड किया एंड 9th शेड्यूल भी ऐड किया। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चंपकम दोराय रंजन केस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे। ठीक है, अंडर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
तो इसके थ्रू कुछ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंसर्ट किए गए, जैसे आर्टिकल 15(4) हो गया, आर्टिकल 31A हो गया, आर्टिकल 31B हो गया एंड 9 शेड्यूल। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंसर्ट हुआ, तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 इंसर्ट हुआ, आर्टिकल 31 सब क्लॉज ए इंसर्ट हुआ, 31 क्लॉज सब क्लॉज बी इंसर्ट हुआ एंड 9 शेड्यूल इंसर्ट हुई। ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड हुए अंडर आर्टिकल 15, अंडर आर्टिकल 31 एंड 9 शेड्यूल। उसके बाद क्या हुआ कि शंकरी प्रसाद केस हुआ 1951 में, सेम ईयर। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था इसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हाँ चलो ठीक है, जो आपने ये अमेंडमेंट किया है वो ठीक है। ठीक, और इसी में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया कि जो आर्टिकल 13 है ना, वो ऑर्डिनरी लॉ ही उसका मतलब है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसका मतलब नहीं है। ठीक, मतलब जो चंपकम दोराय रंजन केस था उसमें जो बोला गया था ना कि अंडर आर्टिकल 13 लॉ का मतलब केवल ऑर्डिनरी लॉ से ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नहीं है, उस चीज़ को दोबारा अपहोल्ड किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहोल्ड किया, ठीक है, और जो चंपकम दोराय रंजन केस में जजमेंट था उसको दोहराया, बेसिकली इतनी सी बात है। उसके बाद फिर एक केस होता है 1965 में सज्जन सिंह केस, ठीक है। तो अब देखो जो शंकरी प्रसाद केस हुआ उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो है वो 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही थी। उसके बाद 1965 में सज्जन सिंह केस होता है, इसमें जो 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, मतलब 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। बट जो कुछ जजेस थे ना मतलब ये कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा था, ठीक, कि गोलकनाथ जो केस था होने वाला था आने वाले समय में, उसका एक बैकग्राउंड था, ठीक है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट तो किया 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, लेकिन यहीं पे कुछ जज जो थे, ठीक है, तो जो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ थे उसके इंटरप्रिटेशन को लेके कुछ जज की असहमति थी, ठीक, जो कि गोलकनाथ केस आने वाले समय में 1967 में इस पे थोड़ा सा और चेंजेस होंगे। अब गोलकनाथ केस आने वाले समय 1967 में आता है, ठीक। गोलकनाथ केस में क्या होता है, इसमें क्या कहा जाता है कि जो लॉज मेंशन हैं, मतलब जो लॉ टर्म मेंशन है अंडर आर्टिकल 13, वो बोथ ऑर्डिनरी लॉ भी हो गए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गए, दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने एक जो गवर्नमेंट है ना उसके ऊपर एक रोक लगा दी कि आप किसी फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकते कैसे भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके किसी के फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं। ये क्या था, एक गोलकनाथ केस में 1965 में जजमेंट था, ठीक, कि जो अंडर आर्टिकल 13 जो लॉ टर्म मेंशन है उसका मतलब केवल ऑर्डिनरी लॉ नहीं होगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले लॉ भी ऐड होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ से अब बताओ, जब अंडर आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाले लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ सब इंक्लूड हो गए, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स एक तरह से इमिटेबल हो गया ना, मतलब उसको कहीं कभी भी छीना नहीं जा सकता ना, ठीक है। तो ये था गोलकनाथ केस का, ठीक। अब जो गोलकनाथ केस में जो जजमेंट हुआ ना, उससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो खुश नहीं रहेगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट को तो चाहिए पावर भाई, वो चाहे तो अपने ज़रूरत के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है, उसको ऐसा वाला पावर चाहिए था। तो इसके बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ने 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किए। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जो, उसने आर्टिकल 13 में ही एक प्रोविज़न ऐड किया। अब इस अंडर आर्टिकल 13 के अंदर
24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, ठीक, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे ना अंडर आर्टिकल 368, वो आर्टिकल 13 से बाहर होंगे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने आर्टिकल 13 को ही चेंज कर दिया। उसके बाद केशवानंद भारती केस होता है। केशवानंद भारती केस में जो 24th एंड 25th अमेंडमेंट था ना, उसको चैलेंज किया गया, ठीक। इसी केशवानंद भारती केस में एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक, कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि जो आपका जो पावर है अंडर आर्टिकल 368 का, वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हैं। आप फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना फंडामेंटल राइट्स के भी अंदर, जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेस देती हैं। मतलब अगर आप वो डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का जो सारा स्ट्रक्चर है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही कोलैप्स कर सकता है, ठीक। तो इसीलिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, बाकी आप सब कुछ अमेंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये था आर्टिकल 13 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जजमेंट थे वो हो गया, ठीक। कौन कौन से, एक बार तो सबसे पहले चंपकम दोराय रंजन केस, ठीक, फिर शंकरी प्रसाद केस, उसके बाद सज्जन सिंह केस, उसके बाद गोलकनाथ केस, उसके बाद केशवानंद भारती केस। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक। अब अगर आप चाहें तो इसको मतलब इसका स्लोक